किन बदलावों की प्रक्रिया से गुजरेगा, यह आपके निर्भर करेगा। एक तो मैंने कुस्तुनतुनिया का पतन कहा है, अब आगे देखते हैं। तो तुर्की आक्रमणकारियों ने बाइजेंटाइन साम्राज्य को पराजित किया और उसकी राजधानी पर कब्जा कर लिया, क्योंकि मैंने आपको बताया है परिणाम स्वरूप भारत और यूरोप के मध्य लगभग सभी महत्वपूर्ण मार्ग बाधित हो गए। ओके, इस घटना ने अमेरिका, भारत एवं अन्य क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए नवीन समुद्री मार्गों की खोज को प्रोत्साहित किया। ये मैंने अभी आपको बताया। इसने यूरोप में आधुनिक युग के आगमन, देखिए क्या विडंबना है। पश्चिमी रोमन साम्राज्य का विघटन हुआ तो मध्यकाल का आगमन आप देखते हो, सामंतवाद आया। और जब पूर्वी रोमन साम्राज्य का पतन हुआ तो आधुनिक युग आने की पृष्ठभूमि तैयार हुई। यह भी एक विडंबना ही। अब यहाँ पर आधुनिक की अरब नजर आएगा। अब देखिए, ये 14वीं सदी से 18वीं सदी की शताब्दी के बीच आधुनिक पश्चिम का उदय हो गया। इसको आधुनिक पश्चिम का उदय, आधुनिक पश्चिम से मतलब है यूरोप का उदय, यूरोप का उदय हुआ। कि 14वीं सदी से 18वीं सदी के बीच परिवर्तनों की प्रक्रिया कैसे गुजरी थी, इसको देखिए। व्यावसायिक क्रांति होगी, मैं इसे आपको परिचय कराता हूँ। अब ये व्यावसायिक क्रांति भौतिक आर्थिक परिवर्तन है और पुनर्जागरण वैचारिक परिवर्तन है। ये व्यावसायिक क्रांति पुनर्जागरण का रास्ता तैयार करेगा और फिर ये भौतिक परिवर्तन या वैचारिक परिवर्तन, ये दोनों मिलकर, जैसे देखो परिवर्तन होता है तो मैंने पहले ही आपको बताया है कि अगर भौतिक परिवर्तन वैचारिक, जैसे आर्थिक परिवर्तन होता है तो आर्थिक परिवर्तन सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहन देता है और सामाजिक परिवर्तन वर्गीय समीकरण को बदल देता है। कैसे वर्गीय समीकरण? देखो, कुछ बातें जो मैं बता दूं उसको आप ध्यान रखना, और इसका सबसे बेहतर तरीका होता है जब आप बार बार रिवाइज करोगे तो बातें आपको याद रहेंगी। जैसे आर्थिक परिवर्तन होता है तो क्या होता है कि एक सामाजिक वर्ग का वर्चस्व टूटता है और दूसरे सामाजिक वर्ग का वर्चस्व स्थापित होता है। तो एक सामाजिक वर्ग का वर्चस्व टूट गया, दूसरे सामाजिक वर्ग का वर्चस्व स्थापित हो गया। तो जो सामाजिक वर्ग हावी होता है समाज, मतलब कह सकते हो कि जो जिस समाज पर जिस वर्ग का वर्चस्व होता है उसी वर्ग की विचारधारा प्रभावित होती है। तो उस काल में पहले सामंत कुलीन का वर्चस्व था तो उसकी विचारधारा प्रभावित थी। अब जब व्यावसायिक क्रांति होगी तो एक नया सामाजिक वर्ग आएगा जो आप देखोगे, उसका नाम होगा व्यापारी वर्ग। तो व्यापारी वर्ग को आप आरंभिक मध्य वर्ग के रूप में ले सकते हो। तो जो व्यापारिक वर्ग है उसको हम आरंभिक मध्य वर्ग मान सकते हैं। तो अब एक नया वर्ग आएगा। इससे पहले तो मैंने आपको 3 वर्ग बताया था, याद होगा, कुलीन वर्ग, सामंत वर्ग, सॉरी एक ही वर्ग, कुलीन वर्ग, पादरी वर्ग जो चर्च से जुड़े हुए थे, और तीसरा जन सामान्य। अब एक इन कुलीन वर्ग और पादरी वर्ग को तुम एक कोटि में रख दो, फर्स्ट क्लास में या प्रथम वर्ग में, और दूसरे वर्ग में मध्य वर्ग यानी कुलीन और पादरी तथा जन सामान्य के बीच अब नया वर्ग पैदा हो जाएगा, मध्य वर्ग, और एक ताकतवर बनकर उभरेगा। यह वर्ग है, इसकी विचारधारा हो जाएगी पुनर्जागरण। अब आर्थिक परिवर्तन ने सामाजिक परिवर्तन को संभव बनाया, सामाजिक परिवर्तन ने वैचारिक परिवर्तन को संभव बनाया। अब इन दोनों ने मिलकर आगे के परिवर्तनों का रास्ता तैयार कर दिया, जो एक डायग्राम आपको बताता है। सामंतवाद का पतन होगा, धर्म सुधार आंदोलन होगा, वाणिज्यवाद का विकास होगा, राष्ट्रीय राज्य का उद्भव, यही आपको दिखेगा। और ये सब इन्हीं परिवर्तनों से जुड़ा हुआ है। अब यही इस्लामिक वर्ल्ड आपको बताया, जैसे बार बार मैं जो अरब क्षेत्र आपको कह रहा था, वो अरब क्षेत्र में आपको बता दूं, यही अरब क्षेत्र, पर्शियन गल्फ है ऐसे, और ये है रेड सी। और इधर दक्षिण आपको नहीं दिख रहा, वहां होगा अरब सागर। तो अरब सागर, फारस की खाड़ी और लाल सागर के बीच का वो अरब क्षेत्र है। यही देखिए मदीना है और इधर मक्का है। ये ईरानी साम्राज्य हुआ, सीरिया ये हुआ, इसको जीता है इस्लाम ने। इजिप्ट देखो यहाँ पर पहुंच गया सेंट्रल एशिया तक, और ये अफगानिस्तान तक देखो इधर पहुंच गया, बलूचिस्तान उधर इंडिया की तरफ बढ़ गया है, और इधर अफ्रीका का इजिप्ट वगैरह ये जो क्षेत्र है, त्रिपोली वगैरह, मोरक्को का यहाँ पर जीत चुका है। तो इस प्रकार से विजय प्राप्त करता हुआ फिर धीरे धीरे यहाँ पर भी टेरिटरी एडेड बाय फास्ट फूड कैलिफ्स। ये पहले इस्लामिक वर्ल्ड अंडर मोहम्मद के समय इतना ही था। तो जो 4 आरंभिक खलीफा हुए तो ये इतना फैल गया, इतना, ये इस कलर में आपको दिख जाएगा। उसका तीसरा है टेरिटरी एडेड बाय उमैयद कैलिफ्स, खलीफा का एक वंश है जिसने इस त्रिपोली को भी जोड़ा है इसको। और फिर खलीफा का इस्लामिक किंगडम्स, अब ये नॉन इस्लामिक है, जिन पर इस्लाम स्थापित नहीं हुआ, मिलिट्री कैंपेन्स। अब वाणिज्य क्रांति का सहयोगी कार्यक्रम मैंने वही बताया कि धार्मिक के परिणाम स्वरूप पश्चिम एशिया के लिए नवीन मार्गों की खोज हम डिस्कस कर चुके थे। संपन्न व्यापारी वर्ग का उदय जिसने पूर्वी उत्पादन की मांग में वृद्धि की, और भौगोलिक खोज और अमेरिकी भारत अन्य क्षेत्रों की खोज। आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, आप मेरा स्टडी में पढ़ो, इस पीपीटी पर नजर डालो, और फिर मैं क्लास में जो काम करवा दूँ उसको आप ध्यान दें। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, बस। और थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा, बॉडी जुगाली करना, प्रत्येक दिन जो बात समझो उसको एक और 2 बार रिवाइज करके 20-25 मिनट्स कहीं बैठ कर उसको सोचो, और सोच कर अपने दिमाग में उसको रिकॉल करने की कोशिश करो। तो जितना ही सोच कर रिकॉल करने की कोशिश करोगे उतना ही तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। जर्मनी ट्राइल्स, यही इसी ने अटैक किया था तो वेस्टर्न रोमन एम्पायर का पतन हुआ, यही इसी के अटैक से। कुछ मैप मैंने डाल दिया है कि आपको काम आ जाए। उत्तरी अफ्रीका का क्षेत्र, फिर ये भी अरब क्षेत्र है, सऊदी अरबिया में। देखो, ये मैंने इसलिए डाल दिया। अब जब कोलंबस ने अमेरिका का पता लगाया तो सबसे पहला स्टेप अमेरिका का कोलोनाइजेशन, सबसे पहले अमेरिका का कोलोनाइजेशन होगा। और अमेरिका में नॉर्दर्न अमेरिका अभी पता नहीं चला है, उसको तो बाद में खोजा गया, ये दक्षिण अमेरिका। तो दक्षिण अमेरिका में देखोगे, ये जितना आपको येलो ये पार्ट दिख रहा है, इस सबको स्पेन ही कोलोनाइज करे। ओके, तो ये आपको यहाँ पर भाग दिया भी हुआ है। अब देखो, एक क्षेत्र केवल ये है जिसको पुर्तगाल ने ही ग्लोबल एम्पायर बनाया, क्योंकि पुर्तगाल में जब वास्को डी गामा आया था
तो वास्को डी गामा के आने के बाद धीरे-धीरे पुर्तगाल ने जो सामुद्रिक साम्राज्य बनाया था, उसमें भारत, श्रीलंका से लेकर और दक्षिण एशिया तक कब्जा किया। तो पूरब पर थोड़ा-सा पुर्तगीज़ों का ही प्रभावी नियंत्रण था, मतलब उस क्षेत्र में समुद्र पर नियंत्रण था। जब तक ब्रिटिश और डच बन गए, जब डच और ब्रिटिश आ गए तो फिर पूरब में पुर्तगीज़ों का एकाधिकार टूट गया, मॉडर्न स्पेन में। लेकिन जब इधर थी, जब अमेरिका को कॉलोनाइज़ किया तो अधिकांश भाग को तो स्पेन ने कॉलोनाइज़ किया, लेकिन जो ब्राज़ील देखते हो, ब्राज़ील को पुर्तगाल ने कॉलोनाइज़ किया। तो ब्राज़ील पुर्तगाल की कॉलोनी। और फिर बाद में जब जैसे-जैसे इधर तो स्पेन ने वर्चस्व स्थापित कर लिया, कुछ पुर्तगाल ने, और पूरब की तरफ जो मार्ग था उसको पुर्तगालियों ने नियंत्रण स्थापित किया हुआ था। तो भौगोलिक खोज की जो प्रक्रिया चली, भौगोलिक खोज तो बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ थी कि भाई नई दुनिया का पता लगाओ, नए रास्ते का पता लगाओ। तो पहले इसमें पहल तो स्पेन और पुर्तगाल ने की, इसमें ब्रिटिश, फ्रेंच और डच बाद में, यानी दे वर द न्यू कमर्स। वो आए तो उन्होंने देखा कि भाई पहले के जितने रास्ते हैं इनको तो इन्होंने बंद किए। तो चलिए हम कुछ नए रास्ते तलाशते हैं। तो नए रास्ते मार्ग तलाशने के क्रम में उसने सोचा कि हम उत्तर-पश्चिम के रास्ते के माध्यम से, उत्तर-पश्चिमी रास्ते के माध्यम से हमने पूरब की तरफ पहुँचना है। मतलब मानचित्र आप कह सकते हो कि मानचित्र बहुत क्लियर नहीं था, लेकिन जब अगर इस तरह का साइंस बोलता है कि पृथ्वी गोल है, तो अगर हम किसी भी रास्ते से चलेंगे तो वहाँ पहुँच जाएंगे। उन्होंने उत्तर पश्चिम के रास्ते चाहा कि हम पूरब तक पहुँच जाएँ। इसी क्रम में टकराए और यहाँ पर अमेरिका की, उत्तरी अमेरिका की खोज। अब उत्तरी अमेरिका को कॉलोनाइज़ करने में स्पेन ने कोशिश की तो बहुत सफलता नहीं मिली। स्पेन को तो कोई न्यू स्पेन, यहाँ तक स्पेन की कॉलोनी स्पेन ने बनाई, और उधर आपको देखने को मिलेगा कि ब्रिटिश ने 13 अपने उपनिवेश यहाँ पर उसने बनाया था पहले, और 13 उपनिवेश ब्रिटिश ने यहाँ बनाए। ये जो तुम देख रहे हो ये कनाडा का जो क्षेत्र है, इस पर फ्रांस ने कब्जा किया। तो नॉर्दर्न अमेरिका को कॉलोनाइज़ करने में ब्रिटेन, फ्रांस और डच और कुछ भाग पर स्पेन ने कब्जा किया। इस प्रकार से अमेरिका कॉलोनाइज़ हुआ। उधर पुर्तगाल तुम देखोगे एशिया की तरफ बढ़ेगा, जैसे अफ्रीका है। तो अफ्रीका का कॉलोनाइज़ेशन अभी संभव भी नहीं है। क्यों? क्योंकि जो इसका इंटीरियर और बीच का भाग, कॉलोनाइज़ेशन का मतलब है औपनिवेशीकरण। औपनिवेश का मतलब है एक निर्भर क्षेत्र बनाना। जैसे यूरोपीय लोग क्या करते थे, मैं आपको आगे की प्रक्रिया बताऊंगा, कि नए-नए क्षेत्रों का पता लगाते थे। वहाँ से वो व्यापार को वहाँ पर एक्सपेंड करते थे। तो अगर व्यापार डिपेंड करता है कि जैसे आपकी अब जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब जिस समय नई दुनिया की खोज की, तो बहुत सारे यूरोपीय देश हैं जो व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़े। तो बढ़े तो उन्होंने अपनी-अपनी कंपनियाँ बनाई हुई थी। तो जैसे स्पेन थी, पुर्तगाल थी, तो उसमें सरकार ने अपनी कंपनी बनाई। बाद में जब डच और ब्रिटिश आए, उनके ज्वाइंट स्टॉक कंपनी बनी। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का मतलब ये हुआ कि वह निजी कंपनी थी, वह सरकार की कंपनी नहीं थी। 150 व्यापारियों ने मिलकर, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी आपने नाम सुना होगा ब्रिटेन का, उसमें 80 अंग्रेजों ने मिलकर बनाई। और केवल उतना ही काफ़ी नहीं था, उस कंपनी ने पहली बार, ईस्ट इंडिया कंपनी को माना जाता है आधुनिक प्रकार की पहली कंपनी, क्योंकि उस कंपनी ने पहली बार बाजार में शेयर जारी किए। तो बाजार में शेयर जारी किए तो शेयर के जो खरीदार थे, वो भले ही मैनेजमेंट में हिस्सा ना लें, परंतु प्रॉफिट का एक पार्ट के लोग इंटाइटल थे। वो आधुनिक प्रकार की पहली कंपनी, इससे जो कंपनी थी वो जाती थी वहाँ पर व्यापार करती थी। अब व्यापार करती थी तो अफ्रीका के तटीय क्षेत्रों में भी वो व्यापार करती थी, अमेरिकी महाद्वीप में भी व्यापार करती थी, और फिर वो जब भारत की तरफ आई तो पहले तो पोर्चुगीज आए, और पोर्चुगीज के बाद फिर डच और ब्रिटिश आए, और फिर फ्रेंच आए, तो भारत की तरफ वो भी व्यापार करते। अब कहोगे, दो बातें मैं यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूँगा, आप उसका मेंटली अलर्ट रखें। आपने देखा कि जैसे मनमोहन सिंह के बारे में कहा था एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, तो अमेरिका वॉज एन एक्सीडेंटल नेशन। एक्सीडेंटल नेशन का मतलब यह है कि अमेरिका को किसी ने खोजा नहीं था, बल्कि अमेरिकी महाद्वीप के विषय में कोई जानते भी नहीं थे। आप याद करो कि हम एंशिएंट और मेडिवल टाइम में आपको बताया था कि विश्व की परिधि कहाँ थी, तो विश्व कितना छोटा था। विश्व जाकर भूमध्य सागर के उस पार अटलांटिक महासागर के किनारे जाकर समाप्त हो जाता था। उस पर केवल उनको लगता था अथा अटलांटिक, मतलब यूरोप से पश्चिम में क्या था किसी को पता नहीं। तो दुनिया है वो पूर्वी एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया से शुरू होकर और यूरोप पर जाकर समाप्त हो जाती है। क्योंकि अभी वर्ल्ड कार्टोग्राफी में अमेरिका शामिल ही नहीं हुआ, किसी को तो अमेरिका के बारे में नॉलेज ही नहीं था। अब कोलंबस ने अमेरिका को 1492 में खोजा, लेकिन अमेरिका का नाम अमेरिका कोलंबस के नाम तक नहीं। दिलचस्प कहानी, उस बेचारे का दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि 1492 में डिस्कवर किया, और एक अमेरिको वेस्पुसी नामक नाविक था, उसने दावा कर दिया कि हमने तो 1 वर्ष पहले ही इसे खोज लिया। तो अमेरिकी वेस्पुसी के नाम पर उसका नाम पड़ गया अमेरिका। कोलंबस उसे वंचित हो गया उस नाम, उसके नाम से। नहीं तो होता उसका नाम होता, जो अभी कोलंबिया एक क्षेत्र का नाम है, तब हो सकता था कि पूरा महाद्वीप का ही नाम कोलंबिया होता, लेकिन नाम पड़ गया अमेरिका। तो अमेरिका पर अमेरिको वेस्पुसी के नाम पर, जबकि अमेरिको वेस्पुसी का जो क्लेम था अनसब्सटेंशिएटेड था, उसको प्रूव नहीं किया जा सका तो सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है। एनीवे, लेकिन अमेरिकी महाद्वीप को तो एक्सीडेंटली खोजा गया, इतना तो आपको याद होगा। परंतु इसमें दिलचस्प तथ्य मैं बताना चाहूंगा कि अमेरिकी महाद्वीप का खोजना यूरोपीय देशों के लिए बहुत लाभकारी हो गया। जैसे वो भारत तक पहुंचने के उत्साह में तो थे, ये सही, लेकिन इंडिया तक वो पहुंचते तो इंडिया के साथ वो व्यापार को कैसे सस्टेन करते। क्योंकि दुर्भाग्यजनक बात उनके लिए यह थी कि एक तरफ भारतीय और पूर्वी वस्तु, केवल भारतीय नहीं, मतलब चाइना की वस्तु, दक्षिण पूर्व एशिया की वस्तु हो, तो पूर्वी वस्तुओं की यूरोप में बहुत ज्यादा मांग, वहीं किसी यूरोपीय वस्तु की भारत में और पूरब में मांग नहीं थी। तो एक तरफा व्यापार वो कैसे चला। और अगर व्यापारिक वस्तुएं खरीदते तो देते क्या, उसमें डॉलर की बात ही नहीं है। उसमें का डॉलर क्या है, उसमें का डॉलर प्रेसियस मेटल, कीमती धातु, और कीमती धातु तो यूरोप में उतना नहीं था। उन्हें जो अमेरिकी महाद्वीप हाथ लग गया, अमेरिकी महाद्वीप हाथ लग गया, उसका बहुत बड़ा फायदा हुआ। क्योंकि अब अमेरिका में कीमती धातु प्रचुरता में, जैसे देखो ये पेरू है, ठीक है, तो ये पेरू है, यहाँ पर चांदी का प्रोडक्शन होता था, दिख रहा, ये छोटे छोटे इसको भी नहीं बांटा, यहाँ पर एक क्षेत्र था जो पेरू था, उसी तरह से एक क्षेत्र था बोलीविया, तो बोलीविया से भी चांदी निकलती थी। और इधर तुम देखोगे मेक्सिको, तो पेरू, बोलीविया और इधर मेक्सिको, वहाँ से बड़ी मात्रा में चांदी निकलती है। उत्तरी अमेरिका से सोना आता,
वहां से जो चांदी और सोने जैसे कीमती धातु आए वही देकर इन्होंने वही एशियाई देशों को देकर वहां से वो सामान उठाते। तो यही उनकी बेचैनी का कारण था कि हाँ हमारा सारा सोने और चांदी, क्योंकि यूरोप में उस समय यूरोप की जितनी भी सरकारें थी वो सबकी इच्छा होती थी कीमती धातु का संग्रह करें। क्योंकि उस समय मैं आपको बताऊंगा कि यूरोप में एक आर्थिक दर्शन था, इस आर्थिक दर्शन को कहते थे वाणिज्यवादी दर्शन। तो वाणिज्यवादी दर्शन यह मानकर चलता था कि कौन सा राष्ट्र कितना ताकतवर है, इसका निर्धारक कारक यह है कि उसके पास कितनी कीमती धातु। ऐसा जो उनका क्लेम था, तो उसके अनुसार वो चाहते थे हम कीमती धातुओं का संग्रह करते रहे। और इधर जो यूरोपीय एक तरफ वो कीमती धातुओं का संग्रह करना चाहते और इधर उनके व्यापारी कीमती धातु उठाकर एशिया ले जा रहे, तो बेचैनी होती थी। इसीलिए वो यह जुगत लगाने लगे कि कैसे हम बिना कीमती धातु लाए यहाँ से व्यापार कर सके और यहीं से धन जुटाकर यहाँ की व्यापारिक वस्तुएं खरीद सके। और वही कारक उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को जगाने की ओर चल पड़ी। पलासी और बक्सर जैसे युद्ध हुए और चीन में अफीम जैसे युद्ध। दूसरा मैं अंतर का बिंदु बताना चाहूंगा कि देखिए, एक समय था कि चाइना बहुत लीडिंग था, चाइना यूरोप से आगे जा रहा था, पूरे यूरोप से तो टेक्नोलॉजी में आगे जा रहा था, संसाधन में आगे जा रहा था, व्यापारिक पूंजी में आगे जा रहा था, उसकी नाविक शक्ति विकसित थी। लेकिन चाइना पीछा और यूरोप आगे गया। इसमें द ग्रेट डाइवर्जेंट करके बुक लिखी हुई, पूरी की पूरी बुक ही इसी बात को बताने में चाइना क्यों पिछड़ गया और यूरोप क्यों आगे। एक मौका था, एक अवसर था 15वीं सदी, 15वीं सदी एक लैंडमार्क था, जो आगे निकल जाता वो निकल जाता। चीन पिछड़ गया, यूरोप आगे निकल गया। यूरोप के पास उतने संसाधन नहीं थे, वो कैसे चीन से आगे निकल गया। थैंक टू रिसोर्सेस ऑफ अमेरिका, अमेरिका का रिसोर्सेस मुफ्त में उन्हें हाथ लग गया। अब अमेरिका को जी भर के लूटा। बात तो उन्हें कीमती धातु की नहीं है, वहाँ से उसको कुनैल मिल रहा है, वहाँ से उसको रबर मिल रहा है, वहाँ से उसको आलू स्टेपल डाइट, जो यूरोपियन लोग का स्टेपल डाइट, पता है आपको ये आलू नहीं था तो यूरोप में बहुत सारी भुखमरी होती थी। बहुत कम लोगों का ऐसा ध्यान है कि यूरोप अमेरिकी पोटैटोज में यूरोपीय जनसंख्या वृद्धि को संभव है। यूरोप की खाद्यान्न की समस्या को अमेरिकी पोटैटोज ने पूरा किया। अमेरिका से मक्का गया, अमेरिका से गन्ने, शुगर आइलैंड की इस महत्वपूर्ण उत्पाद यूरोप के, और इन्होंने जी भरकर अमेरिकी महाद्वीप को उसके संसाधन से संसाधन। एशिया तो इनको बहुत बाद में, हाँ एशिया से ट्रेड करते थे, मजबूरी थी, लेकिन एशिया कोई दबा नहीं पाते थे, क्योंकि अमेरिका और एशिया दोनों की स्थिति अलग है। अमेरिका में कोई ऑर्गेनाइज स्टेट नहीं था जिसमें वो आए थे, हालांकि वो दावा तो करते हैं कि हमने अमेरिका को सब बनाया, यह सिविलाइज अमेरिका। इस सबको असद और कहते हैं कि हमने ही दुनिया को सब बनाया। लेकिन मैं आपको बताऊं कि अमेरिका की जो अमेरिकी महाद्वीप है उसकी सबसे प्राचीनतम सभ्यता माया सभ्यता थी, तो बहुत पहले आई थी। कि जिस समय यूरोपीय उपनिवेशकर्ता या यूरोपीय कोलोनाइजर्स आए थे, उस समय यहाँ पर दो सभ्यताएं, मेरे मैटर में देख रहा होगा आपको मिल जाएगा। एक का नाम था इनका सभ्यता, और दूसरे का नाम था एजिटेक सभ्यता। इनका सभ्यता और दूसरे का नाम था एजिटेक सभ्यता। ये दो सभ्यताएं उस समय अमेरिकी महाद्वीप में पनप रही थी, जिसमें यूरोपीय देश आए करता है। और मैं आपको बताऊं कि इन दोनों सभ्यता को नष्ट करने का श्रेय किसे आप देंगे? सभ्यताओं को नष्ट करने का श्रेय आप यूरोपीय उपनिवेशकर्ताओं को। इट वाज द यूरोपियन कोलोनाइजर्स डिस्ट्रॉयड द टू सिविलाइजेशंस। ये दोनों सभ्यताओं को नष्ट। अफ्रीकी महाद्वीप के तटीय क्षेत्र को भी इन्होंने कोलोनाइज किया। तटीय क्षेत्र मुख्य भूमि में भी घने जंगल है, वहां पर जाने का मतलब मलेरिया जैसी बीमारी फैला। अमेरिकी महाद्वीप में तो उल्टा इन्होंने कई छूट की बीमारी फैला, जिससे अमेरिका की जनसंख्या भी कम होगी। वहां पर इन्होंने फैला दिया पॉक्स। तुम समझ सकते हो कि कितना ज्यादा डिवास्टेशन वहां पर 19 देखते हो, उसकी तुलना में उस समय के पॉपुलेशन के हिसाब से देखो तो बहुत ज्यादा देखते हो तो है। अच्छा, और यहाँ से अफ्रीकी महाद्वीप से वो क्या ले जाते थे पता है? सोना, दास और काली मिर्च को गोल्ड मिर्च जिसको बोलते हैं। और दास व्यापार 300 वर्षों तक यूरोपीय देशों ने दास व्यापार किया, अफ्रीकी दासों को लेकर बेचा। उनका जो ट्रैंगुलर ट्रेड होता था, आपको आश्चर्य होगा, एक जहाज के डेक में दासों को सामान की तरह लेकर जाते थे अमेरिकी महाद्वीप, और वहाँ दासों को बेचते थे। और जो बड़ा इनह्यूमन कंडीशन में दास वहाँ उठा कर ले जाए जाते थे। उसमें बहुत दास रास्ते में मर जाते थे, तो उनको जहाज से फेंक देते थे डेक पर, और वहाँ ले जाकर दासों को अमेरिकी महाद्वीप में बेचा, और उसी शिप पर वहाँ से प्लांटेशन प्रोडक्ट्स ले लिया, और वही प्लांटेशन प्रोडक्ट्स लेकर यूरोप गए। ये जो ट्रैंगुलर ट्रेड है 300 वर्षों का दास व्यापार, उन्होंने यूरोपीय देशों को इतना संसाधन दिया कि आगे औद्योगिक क्रांति हुई इसकी भूमिका। और जो मैंने एक दिलचस्प बात कही, उस पर और भी आप ध्यान देंगे, उन्होंने अमेरिका के साथ जो व्यवहार किया और अफ्रीका के तटीय क्षेत्रों के साथ व्यवहार किया है, वैसा व्यवहार वो एशियाई देश के साथ शुरू में नहीं करता है। क्योंकि जब एशिया में आए थे तो एशिया में ऑर्गेनाइज साम्राज्य था, समझ सकते हो। ईरान में सफावी साम्राज्य, ईरान में साम्राज्य है, चाइना में मंचू साम्राज्य है। तो इतने बड़े बड़े साम्राज्य को रहते हुए, और इसके अलावा बहुत सारे राज्य हैं बहुत पावरफुल है, तो इन साम्राज्यों को रहते हुए इतनी हिम्मत वो नहीं कर सकते थे उनके साथ छेड़छाड़। तो जब एशिया में आए थे तो एशिया में उन्होंने अपना अंदाज बदल दिया। एशिया में वो पेटिशनर्स बनकर आए। आप देखो ना, पोर्चुगीज आए, फिर जब ब्रिटिश भी आए तो विलियम हॉकिंस,
जो जहांगीर के दरबार में जाता है पेटिस नर्स बनकर जाता है। तो यहाँ पर पेटिस नर्स बनकर आना उनकी मजबूरी थी एशिया में। एशिया में उन्होंने दादागिरी तब की जब इस मुगल साम्राज्य संगठित साम्राज्य का विघटन हो गया और जब राज्य कमजोर हो गए तो फिर आकर उन्होंने एशिया में दादागिरी की, अन्यथा एशिया में उनके बाल बहुत समय तक नहीं गए। ये अफ्रीकी महाद्वीप का है। एक बार दिखा दिया पूरी दुनिया को, यहाँ पर आप देख लीजिए। जैसे ये अफ्रीकी महाद्वीप है, ये अमेरिका है, यहाँ से तुम देख रहे हो कोस्टल क्षेत्र से ट्रायंगुलर ट्रेड यहाँ, और यूरोप की तरफ लौटता हुआ जहाज आएगा, यहाँ से जाएगा, हाँ लौट कर आएगा। अब देख लो एशिया है, ऐसे वास्को डी गामा देखो यहाँ से चला था, फिर देखो ये तटीय क्षेत्र से ऐसे होती हुई ऐसे ये पॉम्बूडो पहुँचा, और तब ये पॉम्बूडो से तब फिर इधर मुड़ता है, फिर ये तब मालाबार क्या कहती पूरी दुनिया खोज ली गई। तो ऑस्ट्रेलिया नहीं, कभी सभी तक ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के मुख्य भूमियों नहीं गए, और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को नहीं खोजा, अन्यथा। अब आपको यहाँ पर यह बताया जा रहा है क्रांति, पहले मैं आपको बताता हूँ। आएगा कि वाणिज्यिक क्रांति है क्या। व्यावसायिक क्रांति, व्यावसायिक क्रांति, व्यावसायिक क्रांति से आशय, आशय क्या है? मैंने अपने मैटर में दे दिया, एक उधर ही दे दिया। क्रांति से आशय क्या है? इस काल में व्यापार का पुनरुत्थान हुआ, यूरोप की क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था, क्षेत्रीय सामंती अर्थव्यवस्था, विश्व पूंजीवादी एवं गतिशील अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हुई। पूंजीवादी एवं गतिशील, विश्व पूंजीवादी एवं गतिशील अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हुई। गतिशील अर्थव्यवस्था में परिवर्तित हुई। आप लोग बिल्कुल टेंशन नहीं करना। अब आप पूछोगे कि कारण क्या है, तो अभी मैंने तीनों मौजूदा संस्थाओं का पता नहीं बताया, तो 3 कारण हमने जिक्र किए हैं आपसे पीछे, जो व्यावसायिक क्रांति का रास्ता तैयार करेगा। मैंने बताया कि कृषि के क्षेत्र में अधिशेष, अब कृषि क्षेत्र में अधिशेष होगा, उसमें व्यापार का कोई लाभ है? बिल्कुल लाभ होता है। जब कृषि क्षेत्र का अधिशेष जो आता है वो व्यापार को प्रोत्साहन देता है, क्योंकि बहुत सारे व्यापार का एक कांस्टेंट कृषि उत्पाद भी होता है। तो कृषि क्षेत्र में जो अधिशेष आ रहा है वो व्यापार को गतिशीलता दे रहा है। नंबर 2 कि धार्मिक या क्रूसेड्स के कारण एक नया व्यापारिक मार्ग खुल रहा है पश्चिम एशिया की तरफ, उत्तरी पश्चिम यूरोप से। और तीसरा, कुसुमतुनिया का पतन हुआ तो भौगोलिक खोज हुई। कुसुमतुनिया के पतन के साथ जुड़ी हुई चीज क्या थी? भौगोलिक खोज। अब यह भी तो इतिहास की विडंबना है कि जब ये यूरोप का सौभाग्य है कि विध्वंसात्मक घटना का भी रचनात्मक प्रभाव हो सकता है। कुसुमतुनिया का पतन इतिहास की विध्वंसात्मक घटना है, इस विध्वंसात्मक घटना का कोई रचनात्मक प्रभाव हो सकता है, अपने आप में बड़ी दिलचस्प चीज। वो रचनात्मक प्रभाव आपने वहां देखा। तो ये 3 फैक्टर थे, वो 3 फैक्टर याद रहेगा, पीछे मैं आपको नोट कर चुका हूं। अब क्या है, अब यहां पर दूसरा मुद्दा बनाता हूं कि व्यावसायिक क्रांति की विशेषताएं क्या थी? विशेषताएं क्या थी? यहां पर मैं आपको बताता हूं निम्नलिखित विशेषताएं। वितरण के माध्यम के रूप में, एक दुकान अथवा स्टोर की जगह,
एक दुकान अथवा स्टोर की जगह रेगुलेटेड कंपनी अथवा ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की स्थापना। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की स्थापना। ज्वाइंट स्टॉक कंपनी की स्थापना। अब देखो, धीरे जब सामंती पद्धति टूटेगी और पूंजीवाद का विकास होगा। पूंजीवाद का सबसे आरंभिक रूप आपको दिखेगा व्यावसायिक पूंजीवाद। यानी पूंजीवाद के 3 चरण होंगे। एक चरण होगा व्यावसायिक पूंजीवाद। व्यावसायिक पूंजीवाद में क्या होता है कि आप एक क्षेत्र से वस्तुओं का संग्रह करके दूसरे क्षेत्र में से बेचकर मुनाफा कमाते हैं। जब आप खुद उत्पादन करते हो, उत्पादन बड़े पैमाने पर, यानी आप कहते हो मास प्रोडक्शन के माध्यम से जब मुनाफा कमाने की बात होगी तो उसको कहेंगे औद्योगिक पूंजीवाद। तो औद्योगिक पूंजीवाद कब आएगा? जब औद्योगिक क्रांति घटित। फिर व्यावसायिक और औद्योगिक गतिविधियों से जो पूंजी का संचय होगा, तो एक समय ऐसा आएगा कि लोग पूंजी से पूंजी कमाना चाहें। दे विल ट्राई टू अर्न कैपिटल थ्रू कैपिटल। तो जब ये पूंजी से पूंजी अर्जित करने की स्थिति में आएंगे, तब पूंजीवाद का एक नया रूप आएगा और पूंजीवाद के इस नए रूप को कहा जाएगा वित्तीय पूंजीवाद। तो पहला चरण आपने देखा व्यावसायिक पूंजीवाद, दूसरा चरण आपने औद्योगिक पूंजीवाद का देखा और तीसरा चरण आपने वित्तीय पूंजीवाद को देखा। इस तरह से तुम देखते हो कि 3 पूंजीवाद के 3 स्तर। अभी नहीं देखा है, अभी आप व्यावसायिक पूंजीवाद नहीं देखो, आगे के स्तर में देखो। तो इसमें क्या है कि अब देखो, अब यहाँ पर रेगुलेटेड कंपनी क्या है। पहले क्या है कि मध्यकाल में छोटी छोटी लेन देन होती थी, तो दुकान पर बैठकर लोग लेन देन कर लेते थे। अभी कंपनी कहते हो तो आपके दिमाग में उत्पादन कंपनी आती है, उस समय वो वितरण कंपनी थी। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? व्यापार करती थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी? व्यापार करती थी। इसमें क्या होता था कि उसमें रेगुलेटेड कंपनी से मतलब यह हुआ कि पहले जैसे अब 2-4 व्यापारी मिलकर बनाए, लेकिन अब 100-150 व्यापारी मिलकर बनाए और उन सब ने अपनी लायबिलिटी फिक्स कर ली कि कितनी लायबिलिटी होगी, हम सबकी लायबिलिटी क्या होगी। तो होगा रेगुलेटेड कंपनी, मतलब कुछ रेगुलेटेड रूल्स के अनुसार वो कार्य करेगी। अब अगर यह कंपनी जो 100-150 शेयर धारक से संतुष्ट नहीं हुई और उसने और अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए बाजार में अपने शेयर जारी किए और वो शेयर जो खरीदा वो टेक्निकली कंपनी का मालिक बन गया, भले ही प्रबंधन में हिस्सा ना ले परंतु मुनाफा के लिए इंटाइटल्ड हो गया, ऐसी कंपनी कहलाती थी ज्वाइंट स्टॉक कंपनी। और ऐसी कंपनी पहली बार इसी व्यावसायिक क्रांति के दरमियान अस्तित्व में आई और इसके पास बहुत ज्यादा रिसोर्सेज थे। एक ये हुआ। आप यहाँ पर देखोगे उत्पादन पद्धति में भी सुधार तथा गिल्ड पद्धति की जगह पुटिंग आउट सिस्टम का विकास। पुटिंग आउट सिस्टम का विकास। मैंने मैटर में भी दे दिया, आप वहां देखो। तो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी का अब इसमें गिल्ड पद्धति की जगह पुटिंग आउट सिस्टम। देखो, गिल्ड प्रणाली क्या होती थी? जैसे आपने भारतीय व्यवस्था में श्रेणी व्यवस्था का नाम सुना होगा। श्रेणी का मतलब है कि बहुत सारे शिल्पी जब मिलकर उत्पादन करते थे तो श्रेणी व्यवस्था करते थे। हमारी भारतीय परंपरा में यूरोप में उसका गिल्ड था। गिल्ड का मतलब है कि नगरों में बड़े बड़े गिल्ड होते थे जिसमें हजारों शिल्पी एक मास्टर गिल्ड के अंतर्गत काम करते थे। परंतु इन गिल्ड के साथ एक समस्या यह थी कि ये एक तरीके अपने ढंग से उत्पादन करते थे, एक खास मात्रा में उत्पादन करते थे और वह उससे ज्यादा उत्पादन करने के लिए तैयार नहीं थे और उनकी मोनोपोली थी। तो जब व्यावसायिक क्रांति शुरू हुई, व्यापार का व्यापक विस्तार हुआ, तो जैसे ब्रिटेन से ही प्रक्रिया शुरू हुई सबसे पहले। तो ब्रिटेन में व्यापारी थे, उनको बड़ी मात्रा में व्यापारिक उत्पादों की जरूरत होती और वो गिल्ड के पास बेचैन होकर जाते तो गिल्ड अपनी असमर्थता सिद्ध करते कि हम नहीं कर सकते। तो अब व्यापारियों ने क्या किया कि एक अलग व्यवस्था विकसित करके उसको पुटिंग आउट सिस्टम करते हैं। पुटिंग आउट सिस्टम में क्या होता है? किसान में से बहुत सारे किसान बेरोजगार हो गए थे, तो उत्पादन की तो पुरानी प्रणाली ही थी, विशेषकर सूती वस्त्र, तो उसकी पद्धति तो सूत की कताई की और कपड़े की बुनाई की लगभग एक ही तरह की थी। इन्होंने क्या किया कि उनके घर पर जाकर ही ऑर्डर बुक करने लगे, ऑर्डर देने लगे कपड़े का। कहा कि ऐसा है कि 1000 कपड़े बनाना है और 1000 कपड़े तुम हमें दो, हम प्रत्येक कपड़े 10 रुपये आपको फिक्स कर दिया। 10,000 की डील हुई, 5,000 रुपये उनको एडवांस में मिले। मैंने एक उदाहरण बता रहा हूँ, इसको आप एकदम डिटू मत मानिए, वहाँ का करेंसी भी अलग है। तो आपको 5 अब उसमें आपने 50% पैसे अग्रिम राशि के रूप में मिल गई और 50% रकम उन्हें डिलीवरी डेट को देना। तो इसको कहते हैं पुटिंग ऑफ सिस्टम। तो इसमें क्या हुआ कि बड़े पैमाने पर उत्पादन ले सके और बड़े पैमाने पर वो गिल्ड से बाहर रहकर उत्पादन करवा सके और अपनी व्यापारिक जरूरतों को पूरा कर सके। पुटिंग ऑफ सिस्टम, इसका एक नाम घरेलू पद्धति या डोमेस्टिक सिस्टम भी है। और कहा जाता है कि टेक्निकली जो पुरानी या गिल्ड सिस्टम थी, टेक्निकली या पुरानी गिल्ड सिस्टम और वर्तमान में जो उसके बाद यानी गिल्ड सिस्टम और आगे चलकर जो फैक्ट्री प्रणाली स्थापित हुई, आधुनिक फैक्ट्री प्रणाली, तो यह एक तरह से पुटिंग आउट, एक तरह से यह गिल्ड सिस्टम यानी श्रेणी व्यवस्था और पुटिंग आउट सिस्टम के बीच की कड़ी थी, बीच के संक्रमण की अवस्था को व्यक्त करता है। तो ये देखा आपने उत्पादन की पद्धति में। और तीसरा हम बताते हैं मुद्रा एवं बैंकिंग का विकास। मुद्रा एवं बैंकिंग का विकास। इस समय यूरोप में बहुत नई नई मुद्राएं जारी हुई, यानी एक तरह से जो सामंतवाद के युग में मुद्राओं का प्रचलन कम हो गया, तब फिर मुद्राओं का पुनरुत्थान हुआ। नए नए बैंक बने। 1694 में बैंक ऑफ इंग्लैंड बना। फिर देखते देखते इंग्लैंड में 100 बैंक खुल गए कुछ ही दिनों में। इस प्रकार से बैंकिंग व्यवस्था भी क्या थी। तो मैं आपको ये बताना चाहता कि इस प्रकार से अब यहाँ पर आपको
उसे समझाने का प्रयत्न किया गया है यहाँ देखिए। जैसे व्यावसायिक क्रांति होगी तो उसका प्रभाव क्या होना, सामंतवाद पर क्या प्रभाव। तो ग्रामीण क्षेत्र में मुद्रा का प्रवेश हुआ, ग्रामीण क्षेत्र में मुद्रा का प्रवेश होगा तो सामंती संबंध, जिसको तुम कृषि दास्ता करते हो, वो मुद्रा की आंच को बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं भी बता रहा हूँ। और कि मैं अभी प्रक्रिया ही नहीं समझ, पूरी प्रक्रिया मैं समझा दूंगा तब शायद यह डायग्राम आपको ज्यादा यूजफुल है। ये नगरीय अर्थव्यवस्था, मैं एक बार पूरी प्रक्रिया आपको समझा देता हूँ, तब पीछे लौट के डायग्राम समझाऊंगा, तो अभी हो सकता है आपको लोड पड़ जाए, इसलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ जाता हूँ, आपको मैं आगे फिर पीछे लौट के ये डायग्राम समझाऊंगा। देखिए वाणिज्यिक क्रांति है, अब प्रभाव इसका क्या होगा, सामंतवाद का पतन होगा और पूंजीवाद का विकास होगा। सामंतवाद का पतन क्यों होगा वह प्रक्रिया आपको समझा दूं। सामंतवाद का पतन इसलिए होगा कि मैंने बताया कि जैसे देखो ये लैंड का प्लॉट है, और ये लैंड के प्लॉट में मैं मानकर चलता हूँ कि यह डिमेंस लैंड है, कि मैंने बताया डिमेंस लैंड में यहाँ से लॉट खेती होती थी और लॉर्ड को जाता था, और ये मेंस लैंड है, मेंस लैंड में उन्होंने टेनेंट्स को बसाया हुआ है, देख लो, और इनको ये जमीन भरण पोषण के लिए दी गई, और बदले में इनसे अपेक्षा की गई है कि वीक में 4 दिन या फ्री सर्विस दे दी मेंस। ओके, यही जो परस्पर निर्भरता इनको लैंड से बांध दिया गया, और लैंड को खाली नहीं कर सकते, तो इसी को कहते थे कृषि दास्ता शर्त। अब पहले क्या था कि पहले तो वस्तु विनिमय प्रणाली ज्यादा प्रचलित थी, अब बड़ी मात्रा में गांव में मुद्रा का प्रवेश हुआ, तो मुद्रा का प्रवेश होने से अब इन टेनेंट्स को लगने लगा रैयतों को कि बेहतर होता कि आप हमसे कुछ टैक्स ही ले लो, जमीन आपने दी है, और हमें फ्री कर दो, ताकि हम बाजार में बेचकर अपने श्रम को हम अधिक से अधिक इससे उपार्जन कर सकें। उधर लैंडलॉर्ड ने भी देखा कि ये टेनेंट्स हैं वो बड़े कामचोर लोग हैं, क्योंकि होता क्या था कि अब जैसे 4 दिन लोगों को खेत में काम करना होता है दिन में, तो कंधे पर फावड़ा लेकर चलते तो पूरा एक दिन ये खेत पर पहुंचने में लगा दे। लैंडलॉर्ड को लगा कि बहुत लफड़ा है यार, ये तो हमारा बहुत ज़्यादा वेस्टेज हो जाएगा, तो बेहतर है ये काम करते हैं कि इनसे हम रकम ही ले लेते और हम मार्केट से लेबर को ले लेंगे जो ज़्यादा निष्ठा से काम करेगा, कम से कम इनसे बेहतर पेमेंट करेगा। अब मुद्रा का प्रवेश हुआ तो इनके भी ईमान, अब इनका भी मकसद बदल गया, उनका भी मकसद बदल गया, तो क्या हुआ, पूरी कृषि दास्ता चरमरा गई, और कृषि दास्ता ही रीढ़ थी सामंती व्यवस्था थी, तो कृषि दास्ता का टूटने का अर्थ था सामंती व्यवस्था। जन समझ में आ गया होगा, तो सामंती व्यवस्था हो रहा है, और सामंतवाद का पतन हो रहा है, तो पूंजीवाद का विकास हो रहा है। क्योंकि मैंने क्या कहा, व्यावसायिक क्रांति अपने आप में पूंजीवाद, व्यावसायिक क्रांति अपने आप में इसलिए पूंजीवाद है कि पूंजीवाद का सबसे आरंभिक रूप क्या है, पूंजीवाद का सबसे आरंभिक रूप है व्यावसायिक क्षेत्र। तो ये आपको पूंजीवाद का विकास हुआ, एक नए वर्ग या व्यापारी वर्ग को जन्म देकर पुनर्जागरण हेतु आधार तैयार हुआ। अब एक नया वर्ग जो व्यापारी वर्ग आएगा, वो आगे नवीन विचारधारा का आधार तैयार करेगा। तो नवीन विचारधारा क्या कहलाएगी, पुनर्जागरण। हम लोग आगे देखेंगे पुनर्जागरण, वो मैं देखूँ, ये हम लोग देखेंगे। तो मैंने पहले आपको फार्मूला बता दिया, आर्थिक परिवर्तन होता है तो सामाजिक परिवर्तन होता है, और सामाजिक परिवर्तन से वर्गीय समीकरण बदलता है, वर्गीय समीकरण बदलता है तो जो प्रभावी वर्ग स्थापित होता है उसी वो एक नवी विचारधारा को प्रोत्साहन देता है। इस प्रकार से विचारधारा का विकास होता है। इसने महाजनी व्यवस्था को वैधता दिलाने के उद्देश्य से सुधारों को प्रोत्साहित किया। अब मुद्रा का प्रचलन बढ़ा तो महाजनी का मतलब है सूदखोरी, तो सूदखोरी को आप उचित करार देने की बात हुई कि रोमन कैथोलिक चर्च, वही चर्च व्यवस्था कायम थी, तो कहते थे सूदखोरी पाप है, अनैतिक है। तो ऐसा एक धर्म चाहिए था जो सूदखोरी अथवा महाजनी को जायज करार दे। इंतजार करिए, प्रोटेस्टेंट धर्म आने वाला है जो सूदखोरी अथवा महाजनी को जायज करार दे, और उसने वाणिज्यवाद के उदय का मार्ग प्रशस्त किया। अभी तक आपने व्यावसायिक क्रांति की हमने चर्चा की है, अब आगे आप देखोगे वाणिज्यवाद, तो फिर आपको खुद जिज्ञासा होगी कि वाणिज्यवाद क्या है। तो व्यावसायिक क्रांति थी, और अब आप वाणिज्यवाद देखोगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगी। लोग आते हैं पुनर्जागरण। अब नाम, आपने पुनर्जागरण का पहली बार नाम सुना तो आपको किस प्रकार की फीलिंग आई, पुनर्जागरण का क्या मतलब। पुनर्जागरण का मतलब हुआ कोई व्यक्ति सोया है जो जगा हो, तो निद्रा से जगना, तंद्रा का टूटना, संभल कर बैठना, ये पुनर्जागरण। जैसे आप अगर किसी ट्रेन या बस में जा रहे हो, ऊँघ रहे हो, अचानक से ब्रेक लगती है, गाड़ी रुकती है, तो आपको झटका लगता है, वही झटका पुनर्जागरण। इतिहास में जो है वैचारिक झटका आएगा, उस झटके को पुनर्जागरण कहेगा। पुनर्जागरण का तो कहते कोई बहुत ही शोध हुआ है, टू मेनी रिसर्च, लेकिन हम उसे केवल, ये हमारे सिलेबस का ही पार्ट नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा श्रम तो हम खर्च नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, हम पुनर्जागरण का फाउंडेशनल नॉलेज आपको दे देंगे ताकि आगे के परिवर्तन को आप समझ सकें। तो पुनर्जागरण का मतलब हुआ वही वैचारिक सजगता, जो एक बार सजगता आई। तो अब सवाल यह उठता है कि पहले हम कारण की ही बात करने, इसमें कारण हमने नहीं बताया है, आपको बेटर होगा क्या कि झटका आया कैसे। अगर ट्रेन में भी, अगर बस में ही, गाड़ी में कोई ब्रेक लगाता है तो फिर आपको झटका लगता है, और झटका लगता है तो संभल के बैठते हो। झटका क्या, झटका कई, जैसे एक है कि जब दुनिया का पतन हुआ, नए व्यापारिक मार्ग, नए वैकल्पिक मार्गों की खोज हुई, उस खोज के क्रम में वह वैकल्पिक मार्ग ढूंढते हुए चले गए पूरी विश्व। तो यूरोप में वो, वैसे तो देखो अब तक मैं आपको मैटर भी मैंने दिया है कि अब तक यूरोप के लोगों ने यह दावा किया है, उस सब बनाया, लेकिन आप अगर गहराई में जाकर देखेंगे तो यूरोपीय पुनर्जागरण को लाने में भी पूर्वी संस्कृतियों का बहुत बड़ा योगदान। आप जब हमारे कल्चर वाले पार्ट को करेंगे तो वहाँ पर आपको सूचना मिलेगी कि हमने वहाँ पर अरब विश्व से आपको परिचय करा है। एक समय ऐसा था कि अरब विश्व नॉलेज का बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूटर था,
एक समय था कि जब यूरोप से भी एक यूरोप से भी आगे और शिक्षा के क्षेत्र में अरब अरब का इस्लामी साम्राज्य काम कर रहा था। आप यही समझिए कि अरब के खलीफा बगदाद का खलीफा था हारून उर रशीद और अल-मोमिन जैसे रुद खलीफा। और वहाँ पर एक बैत उल हिकमत, उसको ट्रांसलेशन डिपार्टमेंट कहते हैं, एक बैत उल हिकमत नामक संस्था की स्थापना की गई थी। और वो बैत उल हिकमत के द्वारा दुनिया के जो बहुत सारे ग्रंथ है उसका अरबी में अनुवाद। अब समझिए भारत के लिए महत्वपूर्ण संस्कृत के ग्रंथ उसका अरबी में अनुवाद हुआ। जो प्राचीन मैंने आपको जो यूनानी और रोमन सभ्यता बताई, यूनानी और रोमन सभ्यता के समय आपने प्लेटो, अरस्तु, सुकरात, प्लेटो, अरस्तु आदि का नाम सुना है। हिप्पोक्रेटस मैंने उनका नाम बताया। कि रोमन में सिसरो और बहुत इस तरह के विद्वान रोमन विद्वान हुए। यूनानी और रोमन विद्वानों ने जो रचनाएं लिखी थी उन रचना को कहते हैं क्लासिकल साहित्य। ओके, तो उन रचनाओं को क्लासिकल साहित्य कहा जाता है। वो क्लासिकल साहित्य आपको मैं बताना चाहता हूँ कि जो क्लासिकल साहित्य है वो क्लासिकल साहित्य यूरोप वाले लगभग भूल चुके थे, मतलब यूरोप में वो विस्मृति के गर्भ में जा रहा। तो ईसाई विश्व का विकास हुआ तो मैं आपको बताऊं कि उन्होंने यूनानी और रोमन सभ्यता को विस्मृत कर दिया। कल्चर में आप लोगों का एक क्वेश्चन पूछा, मिस्र, मेसोपोटामिया और यूनान की संस्कृति के विरुद्ध भारतीय संस्कृति अविच्छिन्न रूप में चलती है। तो वहां पर हम यह तर्क यह देते हैं कि भारत की जो प्राचीन संस्कृति कभी डिस्कंटिन्यू नहीं हुआ। हड़प्पा सभ्यता को छोड़िए, अगर डिस्कंटिन्यू सभ्यता हुई तो उसके अगर नगरों का पतन हुआ, लेकिन वो जो सभ्यता की थाती थी, विरासत थी या वैचारिक थाती थी, तो भारत में चलती रह गई। और वहां पर क्या हुआ कि मिस्र में और मेसोपोटामिया दोनों प्राचीन सभ्यता थी, तो दोनों को इस्लामी शक्ति ने जीत लिया, इस्लामीकरण कर दिया। और जो प्राचीन यूनान की सभ्यता थी उसका क्या कहोगे, क्रिश्चियनाइजेशन हो गया। क्रिश्चियनाइजेशन इस सेंस में रोमन कैथोलिक चर्च ने उसके विचारों को दबा दिया। तो फिर जो उसी क्लासिकल साहित्य का ज्ञान जो यूरोप में दोबारा आया और उसका महत्ता बढ़ा क्लासिकल साहित्य का, तो उसको आप पुनर्जागरण करेंगे। यानी पुराने जो प्राचीन यूनानी और रोमन साहित्य है, तो उन साहित्य का अध्ययन बढ़ेगा तो यूरोप में 14वीं सदी के बाद उसको पुनर्जागरण के नाम से जाएगा। अब आप यही समझिए कि अगर पुनर्जागरण काल में यूरोप वालों ने अगर पुरानी साहित्य से, जिसको क्लासिकल साहित्य कहते हैं, क्लासिकल साहित्य से अवगत हुए, तो अरब वालों के कारण हुए, क्योंकि अरब वालों ने उन क्लासिकल साहित्य का भी अरबी में अनुवाद किया। तो अरबी भाषा में उन्होंने पढ़ा ना, क्लासिकल साहित्य पढ़ा, अरबी भाषा में पढ़ा। तो कुल मिलाकर माय स्टूडेंट्स, अब यू हैव टू कम टू द पॉइंट, यूरोपीय पुनर्जागरण में पूर्वी संस्कृति का बहुत बड़ा योगदान रहा। भारत की संस्कृति से ज्ञान मिला, चीन की संस्कृति से ज्ञान मिला, ईरानी संस्कृति से ज्ञान मिला, और अरब वालों ने उनको योगदान दिया, तब जाकर पश्चिम पुनर्जागरण। अब नवीन विचारधारा आया। एक बार बहुत पहले पूछा था, आप लोगों के लिए नहीं है कि आपका सिलेबस में भी नहीं, इसमें मैं केवल उतना ही आपको ज्ञान देना चाहता जो आपको क्वेश्चन। अब एक बार ऑप्शन में पूछा था कभी, तब अब तो ऑप्शन में भी पार्ट नहीं थी, लेकिन कभी हुआ करता था तब, कि नई दुनिया की खोज में जो मुद्रित पुस्तकों के जो प्रसार का सहपाठी था, यूरोप के लोगों को यह सिखाया कि सत्य बेकन के उदास शब्दों में सत्ता की त्रुटि नहीं, अभी काल की त्रुटि। ये बहुत लंबी चौड़ी बातें हैं, मतलब कुछ नहीं, एक कागज का शेर है, आपको ध्यान रखना है, आपको उद्घाटित करने बहुत सामान्य सी बात है। जैसे पूर्वी विश्व से विचारों की जब पश्चिमी विश्व से टकराहट हुई और जब पूरब के विचार आए और जब पश्चिम के लोगों को प्रभावित किया, उसी समय यहाँ इनके यहाँ प्रिंटिंग प्रेस का विकास होगा, जिसको छापे खाना कहते हैं। तो पहले तो हस्तलिखित पुस्तकें होती थी, उसकी